फाइल का आप देख लो आप लोग। मेरा पेज नंबर क्या है? देखना न्यू पड़ेगा। चैप्टर टुडे 44। मोनिका जी कितने बजे कर रहे हैं? अरे आपकी बात। आवाज एको क्यों कर रही है तुषार? अच्छा, यूर ऑन टू लाइंस। तभी एक म्यूट कर दो। एक मिनट ही है। कौन सी रहेगी? या 700 के बाद ही होगा शायद नंबर, क्योंकि 697 पिछला था शायद, जब लास्ट टू हाँ, न्यू लास्ट कॉल चैप्टर है हुई ना? थी। हाँ, न्यू चैप्टर है तो हाँ, वो अभी 700 के ओपन किए आसपास बस हो होगा। गया। शीतल, अभी आगे कुछ सेशंस के लिए अवेलेबल हो आप? अच्छा, आई वाज ऑन म्यूट। आई वाज सेइंग कितना 4 चैप्टर बचे हैं अभी। ओके, मेरा तो ना ट्रायल बेसिस पे है कि मैं सेम डे बता सकती हूँ कि उस डे पे मैं अवेलेबल हूँ कैसे हूँ। ठीक है। तो यस, आई कैन कनेक्ट ऑन दैट। आप म्यूट पे हो। So this is the chapter. यस, मोनिका जी कितने बजे कर रहे हैं ज्वाइन? सुने ना, अगर बात हुआ आपका तो। नहीं, मॉर्निंग में ही हुआ था, अभी तो नहीं हुआ है। आई थिंक शी विल जॉइन, आई थिंक आफ्टर 7 ओनली। 7 ओनली ओके। तो लगता है। लेट मी कॉल हर। अभी वो कॉल लगा लो, सेशन वाली। हेलो, सेशन वाला ज्वाइन करवा लो। शी डिड नॉट आंसर दो। आ ही जाएंगी क्योंकि अलका जी आ गए हैं। Everybody smile. फिलहाल तो दो ही है स्क्रीन पे। We don't even know. Everybody's smiling or sitting silent. मैं यू आर स्माइलिंग ऑन माई स्टेटस सिंस लास्ट नाइट। Status? माई व्हाट्सएप स्टेटस। Oh, I shared our you. pictures.
Where? Really? Let me see. WhatsApp पे अरे वाह. Let people me. are liking it. Great. You are looking lovely. अरे वाह. Nice. ऐसे वाले ही लाइक्स आ रहे हैं मुझे कल से। हैं? मैंने अब हाँ, देखा. हमारी वाली पे भी। अरे वाह. Great. Hmm, Nice. good memories. Good memories. Yeah. Dimsy gave us good chance to create good memories. Yeah. हम्म. अरे वाह, हम उसमें ब्लैक वाली भी लगाई है. योई अरे सारी ही लगा दी. जो मुझे पसंद आ रही थी मैं लगाई जा रही थी। Good, good, great. Nice. यार मेरे को तो, मैं कल से मुझे पता चला वो एप्स्टीन फाइल के बारे में. सो इट वाज तो जस्ट बड़ी लाइक. बड़े दिनों से चल रहा है वो, तो कल क्यों या पता मैं तो चला? कल, आई गॉट टू नो यस्टरडे, एंड आई जस्ट रात को पता लगा मुझे, और रात दिल्ली को ही का मैंने नहीं देखा. सुना? 800 केसेस इन लास्ट 1 month, मिसिंग पीपल, मोस्टली गर्ल्स एंड किड्स एंड लेडीज। यार ये तो इतनी भयावह जो थी ना पिक्चर, जो है जिसको बोलते हैं कि सामने आई. मतलब अनबिलीवेबल चीजें पता लग रही हैं बहुत ज्यादा. दैट इज, मतलब बहुत ही ऐसे. डार्क साइड ऑफ लाइफ में कहाँ क्या चल रहा है, आधी चीजों से हम लोग जानकार भी नहीं होते हैं, जब निकलती है तभी पता चलता है कि अरे बाप रे, बहुत चीजें हो रही होती हैं। सही बात है. सही बात है. मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको करना जरूरी नहीं है, मतलब लाइफ में. जो भी इन्होंने किया या कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस आउट ऑफ दैट. इट मींस दैट इनका शेडो सेल्फ इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि दे इवन दे आल्सो डोंट नो अबाउट इट, कि क्या हो रहा है ये. जब किया होगा तो पता नहीं किस इंटेंशन से किया होगा. एनी हाउ. हम्म, है ना, मोनिका जी ने टेकअप नहीं किया कॉल, तो क्या नहीं नहीं. वी कैन गो है 7 जस्ट तक, तो ठीक है, वेट कर सकते थे अभी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द कॉल देन। जस्ट मोमेंट, लेट मी चेक. तो शीतल आप कर सकते हो रीड, नहीं तो मैं और सुनैना में से टेकअप करते हैं। हाँ मैं कर सकती हूँ, गिव मी जस्ट 1 minute। या No, she did not answer actually. I just called her up again. Yeah, Sheetal is coming and she's taking her drive. हाँ डोंट डिस्टर्ब देन, अगर नहीं उठा रहे तो कहीं बिजी ही होंगे, वरना उठा लेते। Hmm. लेट्स रीड आज अच्छा, का तो मोनिका जी को बुला थोड़ा रहे हो आप? लाइट। मोनिका जी को जी जी। हम तो बहुत दिन जी में आप भूमिका जी। आते हैं बाहर रह के। हेलो सबको, हेलो हाँ जी, हाँ जी. गुड इवनिंग नमस्कार भूमिका जी। जी. नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। बढ़िया है, अभी मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं बस। क्या सुनैना, क्या हुआ अभी? She did not answer the call. नो Sheetal प्रॉब्लम, says शीतल that सेड she शी is विल ready. टेक अप, Yeah, तो yeah, हम शुरू yeah, करते yeah. हैं। Yeah, let's go ahead. या Yeah. Yeah, Sheetal, over to you. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो जब आएंगे तो शील पे के बाद। आज नया चैप्टर है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। अच्छा, तो ये वाला वो खत्म हो गया क्या, वो वाला हाँ जी, वो हो गया 43। परमानेंस का खत्म हो गया है? राम लास्ट। आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, तुषार से मिल जाएंगी, तो आप अरे देख सकते हैं।
वो काफी गहरा भी था, अच्छा भी लगा हाँ, मुझे। सुनना था। लास्ट का ही तो मेन था। चलिए अभी वाला स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ स्पीड में हम इसे कवर भी कर पाए। ओके। महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इन शब्दों के साथ खद्दर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लेच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। तो अब ये वर्धा पहुंचे हैं। ये पूरे अभी तक जो हम सुन रहे थे उनके अमेरिका से इंडिया आने के बाद की सारी घटनाएं हैं, जिसमें मिस ब्लेच उनके साथ है, मिस्टर राइट उनके साथ है। जहां जहां वो गए वहां सबके वाक्य उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में कवर किए। तो अब वो जब वर्धा पहुंचे हैं, तो महात्मा गांधी ने मतलब उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनका स्वागत किया, और भेंट में उन्होंने वो मालाएं दी जो कि खद्दर से बनी थी। और खद्दर को वो प्रमोट भी करते थे महात्मा गांधी, हमें पता है। तो उन्होंने मालाएं भी खद्दर की बनवाई। तो अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अब इतना ट्रेन का सफर कर लिया धूल मिट्टी से बचकर, अब वो निकल के बाहर आ रहे हैं तो बहुत राहत की सांस मिल रही है कि चलो अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली इरिटेशन कम हुई, कि अब निकल के आए, ट्रेन से मुक्ति मिली। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी के हवाले कर हम लोग श्री देसाई और उनके साथ बाबा साहब देशमुख एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्रम मगनवाड़ी मगनवाड़ी में पहुंच गई। तो रास्ते का भी इसमें व्याख्यान दिया हुआ है कि थोड़ा कीचड़ भरा भरा था। उन्होंने बैलगाड़ी में सामान रखा, वो बैलगाड़ी पीछे से बांध दी उस गाड़ी के साथ जो उनकी खुली छत वाली गाड़ी थी, और सामान और ये लोग साथ में मगनवाड़ी पहुंचे, जो कि एक राजनीतिक संत का आश्रम था। मतलब वो एक पॉलिटिकल सेंट थे। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी। तो वहां एक राइटिंग रूम था जिसमें महात्मा गांधी आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरण पूर्ण मुस्कान। सो बहुत ही प्यारी सी हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने उनका फर्स्ट लुक जो है डिस्क्राइब किया, कि उनके एक हाथ में तो पेन था, दूसरी तरफ कागज था, और प्यारी सी एक प्यारी सी मुस्कान दे रहे थे वो। और ऐसी मुस्कान जो कि किसी का भी दिल जीत ले। और उन्होंने स्वागत है हिंदी में उन्होंने लिखा, क्योंकि यह सोमवार था, सप्ताह का उनका मौन दिवस। ये बड़ी डिफरेंट बात पढ़ने में आ रही है कि वो हर सप्ताह एक दिन मौन दिवस रखते थे। दैट्स द डे ऑफ साइलेंस, कि आज के दिन हम चुप्पी रखेंगे। लोग खाने का व्रत करते हैं, ये अपने इवन शब्दों का व्रत कर रहे हैं। सोचो विचारों को कितना आराम मिलता है अगर वो फालतू की बकर बकर में निकल नहीं रहे। क्योंकि कई बार हम अनचाहा भी बोलते रहते हैं, हम जीवन भर कुछ ना कुछ, जब हम जीवन भर तो नहीं, दिन भर हम ऐसे अगर नॉन स्टॉप बोलते चले जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी बार तो ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो अवॉइडेबल होती हैं। तो उस दिन उनका वो मौन व्रत था, और उन्होंने हिंदी में लिखा, स्वागत है। और इसी शब्द के साथ मैं मोनिका जी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे दिख गए हैं वो स्क्रीन पे है। इसका मतलब शी इज अवेलेबल, और हम उनके मुंह से आगे का चैप्टर सुनना चाहेंगे। वेलकम मोनिका जी, वी वर वेटिंग फॉर यू। ओवर टू यू। शीतल, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। इफ यू अच्छा, वांट। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ, ये पेज पढ़ लो आप प्लीज। ठीक है। जी। हम दोनों की यह पहली ही मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। थी तो फर्स्ट मीटिंग, मगर वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है ना कि आई नो दिस पर्सन, वो वाली उनके अंदर जो है खुशी झलक रही थी उनकी मुस्कुराहट में, और इनकी भी। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची के मेरे विद्यालय में पधार पधार कर उसे सम्मानित किया था, और वहां की अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। जब इनका रांची वाला विद्यालय चल रहा था, उस जमाने में भी इन्होंने महात्मा गांधी को शायद एज अ चीफ गेस्ट बुलाया होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जब वो वहां पधारे थे, उन्होंने उनकी जो गेस्ट बुक होती है, गेस्ट बुक में इनके लिए कुछ अच्छे शब्द लिखे थे, प्रशंसा के शब्द लिखे थे। तो उनको वो वाक्य याद आ गया, यानी कि ये काइंड ऑफ
पर्सनल वाली पहली मुलाकात है, लेकिन वैसे वो रांची में उनको विद्यालय में मिल चुके हैं। मात्र 100 पौंड वजन के इस क्षीणकाय संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। यानी कि हल्के फुल्के दुबले शरीर वाले, लेकिन उनका जो उनका जो ऑरा था, उनसे जो रेडिएट हो रहा था, वो इतना आध्यात्मिक उनकी आभा थी, इतना स्पिरिचुअल ग्लो था। ऐसा कहेंगे कि उनकी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ उनकी फिजिकल हेल्थ के आगे बहुत बड़ी थी। वो फिजिकली शायद पतले दुबले, हमें भी याद है महात्मा गांधी को हम जब देखते हैं दुबले पतले इंसान की तरह ही, हाथ में लाठी लिए उन्हीं की, बच्चों को भी हम जब हम बनाते हैं ना फैंसी ड्रेस में, तो वैसा ही बनाते हैं। तो उन उनके शरीर के आकार को लेके कभी किसी ने बड़ा नहीं महसूस किया होगा, लेकिन उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, लिखा है कि उनकी ऐसा लग रहा था कि आभा प्रकट हो रही थी, एक ऑरा था, एक रेडियंस था महात्मा गांधी जी के तरफ से। उनकी हल्की भूरी सी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। तो अ, उनकी आंखें भूरी थी, ये मैंने आज पहली बार पढ़ा है। मुझे नहीं पता था कि महात्मा गांधी जी की हल्की भूरी आंखें थी जिसमें बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज नजर आ रहा था। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों, नेक्स्ट पेज, तुषार स्क्रॉल करिए। वेलकम बुआ I'll जी, just आप अपनी लाइन म्यूट कर लीजिए। तुषार आप म्यूट कर दो उनको। fine. कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना जो अटल स्थान बनाया है, वैसा स्थान अपनी जनता के हृदय में विश्व के किसी अन्य नेता ने नहीं बनाया। तो उनकी अकम्पलिशमेंट्स की यहाँ बात हो रही है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर इस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल तक महात्मा गांधी पहुंचे हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा है जो वर्ल्ड में रिनाउंड है। किसी को ये पहचान बतानी नहीं पड़ती हु इज महात्मा गांधी। आई थिंक एवरी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब नोज हिज नेम। उनकी विख्याति उपाधि महात्मा यानी कि महान आत्मा उनके प्रति जनता के सहज आदर एवं प्रेम की निशानी है। उनकी खातिर आ, उनकी खातिर ही गांधी जी केवल धोती पहनकर रहते थे, जबकि उनके इस पोशाक पर सब तरफ व्यंग चित्र बनाए जाते थे। यह पोशाक पद दलित जनता के साथ उनकी एकमतता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकते। तो यहाँ दो बातें निकल के आ रही है। उन्हें महात्मा की उपाधि जो है जनता ने दी, उन्होंने खुद को कभी इस उपाधि से नहीं आवाज लगाई या इंट्रोड्यूस किया कि आई एम महात्मा गांधी। ऐसा उन्होंने कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा। उनको जनता इस प्यार से महान आत्मा की श्रेणी में रखते हुए उन्हें ये उपाधि देती थी, और ये उस जनता के प्रेम की निशानी थी कि वो उन्हें एक महान संत, एक महान आत्मा मानते थे। और उन्हीं जनता को, जैसे कहते हैं ना, मासेस के साथ रिलेट करने के लिए उन्होंने उस तरह की धोती को ही अपना एक नॉर्मल पोशाक बना लिया, ताकि वो यूनिकनेस की बजाय ये दिखा सके कि हम सब एक हैं। हम में कोई भी एक स्पेशल यूनिक बंदा नहीं है, कोई उच्च कोटि का, कोई निम्न कोटि का नहीं है। सब में एक मतलब एक आत्मता है, एक स्टैंडर्ड है जिसमें सब एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग इससे ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकते, उनमें कोई भेदभाव वाली हीन भावना ना आए। लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, व्यंग चित्र बनाए होंगे कि ये क्या धोती लंगोट पहन के घूमता है, वो सब भी वो इग्नोर करते थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ पीपल्स पर्सन। वो चाहते थे कि वो लोगों के साथ उन्हीं के बीच में जाने जाए। इसके आगे मैं मोनिका जी को देती हूँ, अब आप लीजिए। थैंक यू। वो क्यों पहनते थे ऐसे वस्त्र? क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि मैं भी तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ। उनके बचपन का एक व्याख्यान है कि एक छोटी सी बच्ची, बहुत ठंड थी उन दिनों में, वो अपनी माता के साथ उनको प्रणाम करने के लिए मिलने, उनकी माता आई थी प्रणाम करने के लिए, तो बच्ची भी साथ आई। तो बच्ची देखकर सिहर गई, बहुत ठंड थी उस दिन।
तो बच्ची ने माँ से पूछा कि माँ, उनको महात्मा कहते थे, कि महात्मा जी ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए पूरे, भाई इतनी ठंड है, हम लोगों ने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं सर्दी को ढकने के लिए, बट महात्मा जी ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? तो उन्होंने बोला कि तुम खुद ही पूछ लो। तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि आपने पूरे वस्त्र, ठंड से बचने के लिए पूरे वस्त्र क्यों नहीं पहने हुए? तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि जब तक भारत के अंदर हर व्यक्ति के पास तन ढकने के लिए सर्दी में कपड़े नहीं होंगे, तब तक मैं भी पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो यही जो यहाँ पर इन्होंने एक आत्मता की बात की, वो यही वाली चीज थी, यही वाला दर्शन है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को। और अभी मैं गांधी जी के बारे में ही बहुत कुछ अभी पढ़कर आई हूँ। क्या पढ़ा था वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ के सब आश्रमवासी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपको कोई भी काम हो किसी भी तरह का, तो आप इन्हें बुला लीजिएगा। और श्री देसाई लेखन कक्ष से उनको अतिथि भवन की ओर ले जा रहे थे। गांधी जी ने भी जल्दी जल्दी में कुछ पर्चे पे लिखा और विनय के साथ, स्वभावगत विनय के साथ आदर से उनके हाथ में दे दिया। श्री देसाई हम लोगों को फलोद्यानों, पुष्प वाटिकाओं के बीच में से ले गए। एक एक खपरेल की छत का मकान था जिसमें जालियां लगी हुई थी। सामने एक 25 फुट चौड़ा कुआं था जिससे वहां के जानवरों को पानी पिलाया जाता था। और पास में ही सीमेंट का एक घूमने वाला चक्का भी था, जिससे जो भी वो धान पैदा करते थे उसकी झड़ाई करते थे। और छोटे कमरे में बहुत जरूरी, अत्य आवश्यक, जो कि हम सबकी भी जरूरत है, अत्य आवश्यक सामान की, जो बहुत ही जरूरी सामान है, बस वही रखा जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। रसोई घर की भी सफेदी हुई थी। हम सबके घरों में एक क्रॉकरी अलमीरा होती है, और उसमें पड़े बर्तन बाट ही जोते रहते हैं कि लंबे समय तक कि हमें कब बाहर निकाला जाएगा, कब हम ऑक्सीजन लेंगे, कब कोई ऐसी देवात्मा आएगी कि इन्हें लगेगा, मेरे घर के मालिकों को, कि इन्हें हम इन बर्तनों में खाना खिला सकते हैं। क्योंकि रोज के बर्तन तो दूसरे होते हैं, तो वो इंतजार करती रहती हैं। कोई साल में एक बार आता है या 2 बार आता है, तो वो बाहर निकलते हैं, उनका प्रयोग होता है, वो धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, और फिर से वो एक लंबे अंतराल के लिए अंदर चले जाते हैं। और फिर एक दूसरे को कहते हैं अब फिर से जाने कौन सी देवात्मा आएगी कि हमारा प्रयोग होगा और हमें बाहर निकाला जाएगा। तो एक क्रॉकरी अलमीरा जैसी बहुत सारी चीजें हमारी अलमारियों में दफन है, जिनका प्रयोग हो ही नहीं पाता है, वो वहीं पड़ी रह जाती हैं। और हर दिवाली की सफाई पे हमें याद आता है, अच्छा हमारे पास तो ये था, हमने तो अमेजोन से नया मंगवा लिया। अरे ये तो पड़ा था। एक छोटी सी जो कैंची होती है ना, एक छोटी सी सीजर होती है, जिसे कान के बाल या नाक के बाल काटने हो, जो यूजुअली बहुत कम इस्तेमाल में होती है, वो हर साल नहीं आती है क्योंकि पुरानी मिलती नहीं। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई कोई ले जाता है, मिलती नहीं, हर साल नहीं आती है। तो ऐसा बहुत सारा सामान, इसलिए उन्होंने बोला अत्य आवश्यक सामान, अत्य आवश्यक सामान का प्रयोग जो जरूरी है। उसके अलावा सब आडंबर है, सब मेरा अहंकार है, सब आडंबर है। और 60% चीजों का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। 60% मेडिकल बॉक्स में ऐसी दवाइयां रहती हैं कि शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, जो एक्सपायर हो जाती हैं। चलो उनका तो एक्सपायर होना ही अच्छा है। और ऐसा बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं था वहां, कुछ नहीं था। सिर्फ जरूरत की चीजें, एक चाकू, एक पैन, एक तवा, एक डोंगा, इसकी जरूरत की चीजें। और कोने में एक नल था। किचन में केवल रस्सी की खटिया थी, कोई गद्दा नहीं था उस पर। रसोई घर में थोड़ी सी सफेदी हुई हुई थी, कोने में नल था, दूसरे कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था। और जो गांव में आवाजें आती हैं, चिड़ियों की आवाजें, खटखट की आवाज, ठन ठन की आवाज, मवेशी करते हैं ना, वो हंबारते हैं, आवाज निकालते हैं, उनके हंबारने की आवाज, और कौओं की काम काम की आवाज, बस यही सब आवाजें आ रही थी। आडंबर रहित जीवन था। और श्री राइट की यात्रा की यात्रा दैनंदिनी पर दृष्टि पड़ी। अभी यात्रा दैनंदिनी क्या है अभी देखते हैं। तो श्री देसाई ने उसे खोला। श्री देसाई ने, श्री राइट जो उनके साथ आए हुए थे बाहर विलायत से, वो है श्री राइट। एक पन्ने पर महात्मा जी के अनुयायियों, सत्याग्रहियों द्वारा लिए जाने वाले सत्याग्रह। जी मैम, नेक्स्ट पेज कर दीजिए तुषार में। हम नेक्स्ट पेज पे, या
व्रत में शामिल प्रतिज्ञाओं की सूची उन्होंने लिख दी। सत्याग्रह व्रत में कौन कौन शामिल होगा, इसकी प्रतिज्ञाओं की सूची उन्होंने उसमें लिख दी। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य को बहुत बड़ा सनातन में, हमारे किताबों में ब्रह्मचार्य को एक बहुत बड़ा व्रत माना गया है। और वो कहते हैं, सनातन में कहा जाता है कि आपको दो व्यक्तियों को एक साथ तभी आना है जब वो बच्चा पैदा करने की भावना से इस कार्य को करे। वो भी ऐसा बच्चा कि जो भी आत्मा सोल दुनिया में आए वो ईश्वर के प्रकाश से लिप्त हो, ईश्वर का नाम लेने वाली हो, ईश्वर का नाम स्प्रेड करने वाली हो। तो इस भावना से प्लान करके, ये बात करके ही वो प्रक्रिया की जाती थी। उसके अलावा जो मन की इच्छा के लिए कि मेरा मन कर रहा है वाली प्रक्रिया की आज्ञा नहीं। ये ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही, ये ग्रस्त की बात हो रही है। मतलब ग्रस्त में भी ऐसा नहीं है कि आपने इसको खेल बना रखा है, वो नहीं है। सिर्फ ये इसका एक पर्पस होगा, और जब संतानोत्पत्ति हो जाएगी तो वो भी उसी तरह से जीवन जिएंगे, पर अपने सबके लिए स्नेह रखना, बच्चों के लिए प्रेम रखना, और अपनी पत्नी के लिए भी इज्जत और प्रेम रखना, इसकी पूरी आज्ञा थी। ऐसा नहीं था कि ये नहीं करना है, पूरा ग्रस्त का ध्यान रखना है, जिम्मेवारी है, परिवार चलाना है, काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, वो सब करना है। पर ये जो सहयोग वाली बात थी, ये नहीं करना, ये सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करना है। और ब्रह्मचार्य तो अद्भुत है ही अपने आप में। जब ब्रह्मचार्य कब होता है, जब आपका अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। बहुत गहरी गहरी चीजें हैं, अभी हम क्लास में इस बारे में बात नहीं कर सकते, बट बहुत कुछ है इस बारे में बात करने के लिए। अपरिग्रह शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, आप निर्भय होने चाहिए। हम कहते हैं ना, हाय मुझे डर लगता है, नहीं मैं अंधेरे में नहीं निकलती, नहीं मुझे ट्रेन से डर लगता है, नहीं मुझे पानी से डर लगता है, नहीं मुझे ऊंचाई से डर लगता है। साला किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बाप है वो परमात्मा है, तुम्हारा पिता परमात्मा है। जिसका पिता परमात्मा है, अगर उसने वो कनेक्शन बना लिया तो उसको दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इवन कुछ लोग घर में भी किसी किसी से डरते हैं कि नहीं वो आ गए तो हमें। हमारे पुराने टाइम में, हमारे टाइम में क्या फैशन होता था कि अगर हम घर पे सब लोग हैं ना और दादाजी घर पे आ गए हैं, तो मतलब तब प्रक्रिया ही ऐसी होती थी। तो दादाजी गेट से ही खांसी करते थे इसका मतलब सब सेटल हो जाओ। तब तो बहुत छोटे थे, फर्स्ट सेकेंड में पढ़ते थे। तो दादी सेटल हो जाती थी, मम्मी घूंघट ले लेती थी सिर पे, चाची भी घूंघट ले लेती थी। सब लोग ना नियंत्रण में आ जाते थे, कंट्रोल में आ जाते थे सारे ना, कि फालतू में बोलना, ऊंचा बोलना, जोर से हंसना, ऊंची आवाज में बात करना बंद, सब बंद। सब ऐसे हो जाते थे कि अपने अपने कोने में सेफली दुबक जाते थे, काम करते थे अपने सारे, पर फालतू का बोलना, ऊंची आवाज में बात करना, ये सब नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता। तो वो कहते हैं कि सम्मान करो, डरना नहीं। हमें तो तब पता भी नहीं वो डर था कि सम्मान था, हम तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस टाइम। तो बट ये मैक्सिमम फैमिलीज में इस तरह का चलन होता था कि जब पिता घर में आते थे और पिता ही अर्निंग हैंड होते थे, तब स्त्रियां नहीं कमाया करती थी। तो निर्भयता, सर्वधर्म समाभाव, सभी धर्म एक समान है, स्वदेशी, देश से प्रेम करना, अस्पृश्यता से मुक्ति। हरिजन जो हैं उनको नाम गांधी जी ने दिया था। हरिजन नाम उन्हें गांधी जी के द्वारा दिया गया था, उससे पहले उन्हें कुछ और बुलाते थे। हरिजन मतलब हरि के जन, ये भी हरि के जन है, इन्हें भी हरि ने ही पैदा किया है, इनकी फैक्ट्री कोई अलग नहीं है, इन्हें किसी अलग परमात्मा ने नहीं भेजा। तो उनको हरि जन गांधी जी ने कहना शुरू किया था। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के ऐतराज हुए थे, क्योंकि उससे पहले गांधी जी थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब मुख्य रूप से सबसे पहले, उससे पहले भी कुछ लोगों ने इस पे काम किया था, पर गांधी जी ने मुख्य रूप से मतलब दावा करते हुए कि अस्पृश्यता से मुक्ति होनी चाहिए, सब व्यक्ति समान है, सबके खून का रंग लाल है, सबके पास हाथ पैर नाक है, सब एक समान है। ये हमारी बनाई हुई प्रथाएं हैं कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते और तुम मूर्तियों को नहीं छू सकते या प्रणाम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। अपरिग्रह का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शीतल एक बार देख के बताओ। असत्य तो हो गया, अहिंसा सत्य, असत्य सदैव सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, या ऐसा मतलब होगा। ब्रह्मचर्य हो गया। अपरिग्रह बताओ एक बार क्या है, बाकी इंग्लिश सभी में दिया है नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन, ठीक है नॉन ठीक। स्टीलिंग, हम्म, सेलिबेसी, नॉन पोजेशन, बॉडी लेबर, ये कंट्रोल ऑफ द अब पैलेट। ये ब्रह्मचर्य के बाद क्या बताया इन्होंने अपरिग्रह को?
नॉन पोजेशन, ज्यादा होल्डिंग करके चीजों को जमा नहीं अच्छा करना, मतलब अच्छा, बहुत ज्यादा जमा पोजेस नहीं करना, नहीं मेरी करना। कोठी हाँ 500 गज की है, मेरा मकान हाँ 1000 गज जी। का है। बाबू जी हमने तो समझ लो इंडिया में हमारे 6 जगह पे घर है हमारे जी, और 2 तो हमने विलायत में भी बना रखे हैं। पूरी चौड़ाई है, पता नहीं कितने हमने साथ लेके जाने हैं। तो ऐसे वाला एक भाव की भर लो सामान। एंड कहते हैं ना, दिवाली है तो दिवाली पे मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती, कुछ तो नया लेना है, चुल लग जाती है स्त्रियों को, कुछ तो नया लेना है। भरा पड़ा है घर, कपड़े भी भरे पड़े हैं। हम तो नए वस्त्र पहनेंगे, हम तो नई चीजें, हम तो सोफा चेंज करेंगे, हम तो टेबल नया लेंगे, हम तो पर्दे चेंज करेंगे, हम तो क्रॉकरी चेंज करेंगे। हमारे एक वन ऑफ द फैमिली फ्रेंड थे, उनकी उनकी प्रथा थी उनके घर की स्त्री की, उनके घर की स्त्री की। मैंने 8 साल तो देखा है ये, 8 साल मैंने देखा है। वो क्या करती थी, वो हर दिवाली पे नया डिनर सेट लाती थी। और ये परम सत्य है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर वो हमें बुला के दिखाती भी थी। उस टाइम तो हमें नहीं पता, हम प्रसन्न होते थे कि उदास होते थे, हमें इतना ध्यान नहीं है इस टाइम। और हमें ला के दिखाती थी, देखो इस बार, हर बार पिछली बार से महंगा आता था सेट, पिछली बार से हर बार उसकी कीमत ज्यादा होती थी, और वो ज्यादा ज्यादा रोमांटिक डिनर सेट होता था, यानी कि खूबसूरत डिनर सेट होता था। और वो दिखाती थी और फिर उसको कैद खाने में डाल देती थी, जो उनकी क्रॉकरी अलमीरा थी। उसमें सारे डिनर सेट झांक रहे होते थे कि हमारा नंबर कब आएगा। हम तो फिर उनसे थोड़ा दूर आ गए तो हमारा आना जाना कम हो गया। और अब हमें नहीं पता उसके बाद वो कितने डिनर सेट लाई, पर हमारे सामने तो 8 डिनर सेट आए थे उनके घर। वो कहाँ रखती थी, उनकी मेंटेलिटी में क्या चीज थी, मैं कभी अंदाजा नहीं लगा भाई। तब मैं इस नॉलेज में भी नहीं थी, इसलिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि ये भाव उनके मन में कैसे आया। इन 11 प्रतिज्ञाओं इसका, अच्छा हाँ, अपरिग्रह का हो गया। इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ, जब भी मन में ख्याल है ना, अमेजोन से ऑर्डर कर लो। 1 मिनट के लिए रुकना है, विचार करना है, क्या बहुत जरूरी है, क्या इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और लगे कि नहीं जरूरत तो नहीं है, बट मैं अपनी चूल की वजह से मंगा रही हूँ, जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो रुक जाओ। हाँ, जिस चीज की जरूरत है, बहुत ठंड पड़ रही है और आपके पास कपड़े कम है, आपके स्वेटर घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको जरूरत है, आप कर सकते हो काम। बट अगर लगता है कि 6 6 कोट पहले पड़े हुए हैं, 6 नए सूट अभी सिलवाए हैं 2 महीने पहले, और घर में एक शादी आ गई, तो भैया अब कुछ और ऐसा, मतलब वो सब नहीं करना है, वो सब तो बेकार है बिल्कुल। बिल्कुल पैसे का बिल्कुल, क्या बोलूं मैं, बहुत बेकार चीज है। हाँ, कुछ लोगों का अगर एनएलपी के हिसाब से उनके पीआईपी में लिखा हुआ है, जो उनकी पर्सनल परसेप्शंस है उनमें लिखा हुआ है कि सजना संवरना उनका शौक है ना, उनकी पीआईपी है ये। तो फिर उनको आप रोक ही नहीं सकते। जिसको सजने संवरने का शौक है उसको मेकअप मंगाने से आप नहीं रोक सकते, वो उनका पीआईपी है। जब तक कि वो इस क्लास में ना आ जाए, जब तक कि वो किसी अवेयरनेस में ना आ जाए, और जब तक कि वो अपनी एनर्जी को इतना हाई ना कर ले कि उसे एक ऐसा जन मिल जाए जो उसे समझाए कि ये नहीं करना है, तब तक वो जीवन भर मेकअप का सामान खरीदेगी, जीवन भर भी खरीदेगी, और डीएनए में अगले जन्म में भी लेके जाएगी, और अगले जन्म में भी खरीदेगी। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें, ओशो जी भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं कि जिन जिन चीजों को यहाँ रोक दोगे ना, मतलब अवेयर होगे, रोक दिया, अवेयर हुआ, रोक दिया, गुस्सा आता है, अवेयर हुए, रोक दिया, शॉपिंग की आदत है, अवेयर हुए, रोक दिया, बहुत खाने की आदत है, थोड़ी देर बाद किचन में चक्कर चक्कर चक्कर, अवेयर हुए, रोक दिया। जिन जिन चीजों को रोक दोगे और सरेंडर कर दोगे, वो आपके साथ अगले जन्म में नहीं जाएंगे। पर जिन चीजों की लोलुपता लेकर शरीर छोड़ेंगे, वो 100% अगले में या उससे अगले में या उससे अगले में या आपकी अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर है। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। और हम अपने अपने लिए अवेयर हैं। ऐसे नहीं कि मेरे को अपने हस्बैंड को ठीक करना है या सीधा करना है या उनकी इन चीजों को वो करना है, मैंने उनको करना है। प्रेम से जो मर्जी आप कराते रहो, समझाते रहो, बट फोर्सफुली कुछ नहीं करना। अपने आप वो आपको देखेंगे ना, उन्हें गर्व होगा कि यार, मतलब सब ले रहे हैं, ये नहीं ले रही, इसका मतलब पक्की हो गई है इस चीज में, सब ले रहे हैं, ये नहीं ले रही, मतलब ऐसे ये वाले। फिर आपका गौरव अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आप ले नहीं रहे, ये कोई अहंकार नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है, ये आपका सरेंडर है, ये आपका इंद्रियों की लोलुपता से बाहर आना है। ये नहीं है "भाई, हम तो नहीं लेते, देखो जी दुनिया ले रही है", ये वो नहीं है। ये आपका समर्पण है, आपका प्रेम है, आपका सरेंडर है, आपका ईश्वर के साथ जुड़ाव है। तो इस चीज का हमने अहंकार कभी भी नहीं करना। अगर मान लो हमारा किसी इंद्रिय पे कंट्रोल हो जाता है, तो जिनका नहीं कंट्रोल हुआ है उनको देख के हमें हंसना नहीं है, हमें अभिमान नहीं करना कि देखो अभी तक ये वैसे ही हैं, हम भी वैसे गंद से निकले हुए हैं, वहीं से आए हैं हम भी। पहले हम भी यही सब मांस मच्छी हमने भी खाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है हमने।
बहुत गंद मचा रखा है। बट अब अवेयरनेस आई है तो धीरे धीरे हमने अपने कदम पीछे करने शुरू किए। दूसरे दिन गांधी जी ने भी बहुत समर्पण किया था। अभी लास्ट में हम कुछ उनके बारे में और डिस्कस करेंगे इस बुक से अलग। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी, 27 अगस्त 1935। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। यह बरामदा उनके लेखन कक्ष के सामने ही आंगन के इस पार था। 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरियां अपने अपने सामने लिए बैठे हुए थे। सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। प्रार्थना के बाद, भोजन से पहले प्रार्थना कर, जिसके घर में भी नहीं होती है, भोजन से पहले प्रार्थना करनी है। सब करते होंगे इस क्लास में जो है, वो तो सभी करते होंगे। भोजन से पहले प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है इस भोजन के लिए कि मैं आज ये भोजन ले पाने के काबिल हूं और मेरी थाली में प्रभु तुमने ये भोजन दिया, मुझे इस काबिल समझा। ना कि मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ और मैंने इसे कमाया है। नहीं, इतनी औकात नहीं है। नौकरी से घर तक वापस भी पहुंचने की औकात नहीं है, वो भी प्रेयर से ही हम वापस आते हैं। नहीं तो हमारी औकात नहीं है कि हम काम से घर भी पहुंच जाए। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद करना है, भोजन को थैंक यू करना है, गॉड को थैंक यू करना है। फिर भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी, नींबू का मीठा अचार था। अचार खाना चाहिए जिनके गले को सूट करता है, B12 होता है अचार में, ऐसा हमने पढ़ा है कहीं पे। इसीलिए अचार की प्रथा जो है बड़ी पुरानी चल रही है। खाने के साथ खाने को स्वादिष्ट तो करता ही है। अचार जितना पुराना होता है उससे B12 ज्यादा होता जाता है, खराब नहीं होना चाहिए वो। गांधी जी ने रोटियां, उबाले हुए चुकंदर, देखो उस टाइम भी चुकंदर की वैल्यू थी, कुछ कच्ची सब्जियां और संतरे खाए। कच्ची सब्जियां, चुकंदर, गांधी जी ने देखो उस टाइम में भी 1935 की बात हो रही है और आज इंस्टाग्राम की हर रील में चुकंदर 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 के गाने गाए जा रहे हैं। उस टाइम में भी उन्होंने चुकंदर खाई थी। यानी कि जो चीज अच्छी है वो जन्मों तक अच्छी रहेगी, युगों तक अच्छी रहेगी, और जो चीज खराब है वो जन्मों तक खराब रहेगी। ठीक है ना। कहीं मैंने सुना था, एक बात थी बड़ी अच्छी सी, भूल गई मैं। चलो कभी याद आएगी तो करेंगे डिस्कस। चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां और संतरे, सब सब कुछ अच्छा है। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी। अरे बल्ले बल्ले, बहुत कड़वी चटनी होती है। नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। हमारी जो माँ थी वो हमें बचपन में, हमारे दिन फिक्स थे। हमारे घर में 2 दिन फिक्स हुआ करते थे। कौन से दिन थे वो याद नहीं है मुझे, हम बहुत छोटे थे। नीम के पत्तों की को पीस कर ना, तब दोरी सोटा होता था, उसकी गोलियां बनाकर, पिस जाते थे बिल्कुल, उसकी गोलियां बनाकर, और वो हमें शाम को 5 बजे खिलाई जाती थी। सपरिवार हम खाते थे गर्म पानी के साथ। छोटे छोटे होते थे हम, सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे। मतलब वो जो 2 दिन 5 बजे का समय होता था ना, वो मतलब क्या वो टाइम होता था, और कैसे हमें हमारी माँ काबू करती थी। हमें टांगों को पैरों के नीचे पकड़, और हाथ के नीचे हमारे सिर को पकड़, काबू में नहीं आते थे हम। गोलियां हमें खानी नहीं, हम मुंह में रख के बैठ जाते थे। पर वो जब पानी ऊपर से पिलाती थी, वो मुंह में घुलती थी तो हमें अंदर ले जानी पड़ती थी अंदर। मतलब इतनी अच्छी नीम की पत्तों की जो गोलियां होती हैं, खून साफ करती हैं। और अभी एक जो हिम्स वाले हैं वो बहुत ज्यादा नीम के पत्तों का प्रचार कर रहे हैं कि ये शरीर की और भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। या सेम इनके घर भी यही होता था। हमने अपने बच्चों को नीम की गोलियां ऐसे मुंह पकड़ पकड़ के कभी नहीं खिलाई। जबकि हमारे टाइम में हमारी माँ ने बहुत खिलाई थी हमें, नीम की गोलियां बहुत ज्यादा खिलाई थी। हमें कभी अच्छी नहीं लगती, जहर जैसी होती थी, कड़वी। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में भी डाल दी। और कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, वो हमारी थाली में वो डाल देता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो भैया ना खाते बनता है ना निगलते बनता है, और थाली में आ गया और छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी भी घटना होती है कई बार हमारे साथ। मैं भिंडी नहीं खाती थी, बचपन में हम किसी के घर गए लंच पे, उन्होंने मेरी प्लेट में भिंडी डाल दी। ओए होए, ना निगलते बनी ना निकालते बनी। तब भिंडी, नफरत होती थी भिंडी से, अब तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब माँ मुझे जबरदस्ती यह अप्रिय औषधि देती, सबकी मम्मियां देती थी। और जो हमारी पीढ़ी की मम्मियां है ना, वो इतनी जागरूक इस चीज को लेके नहीं हुई। पता नहीं, उनको लगता था कि हम इतने प्रताड़ित हुए हैं ये नीम खा खा के, हम अपने बच्चों को इसके लिए तो प्रताड़ित नहीं करेंगे। बुद्धि नहीं थी ना, ज्ञान भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी।
ये लगा कि हमें बड़ी पीड़ा हुई थी, हम नहीं देंगे अपने बच्चों को इतनी कड़वी चीज, कुछ और दे देंगे। हमने साफी पिलाई है बच्चों को ना, नीम तो नहीं दी पर साफी की बॉटल्स हमने खाली करी हैं, 3 4 5। बचपन के वे दिन याद आ गए जब माँ भी उन्हें औषधि देती थी। मैंने पानी के साथ वह चटनी, अभी भी टेस्ट आ रहा मुंह में, गले से नीचे उतारती, परंतु गांधी जी उसे आराम से थोड़ा थोड़ा बिना किसी अरुचि के, मतलब उसे नफरत नहीं कर रहे थे, बिना अरुचि के खा रहे थे। वो मंगल सोल थी। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की अपने मन को इच्छा अनुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आ गई। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की याद आ गई, जिसे उस समय बहुत प्रसिद्धि भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से उन्होंने इनकार कर ऑपरेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुल्लित मन से अनुयायियों से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा। बहुत देखो, कोई किसी को अगर पिता कहा गया है, तो राष्ट्र का पिता कहा गया, नोटों के ऊपर वो हैं, तो चाहे लोग कितनी भी अवहेलना करें, कुछ तो जरूर रहा होगा। देखो, मतलब हम इस चीज को देखते हैं कि बहुत सारे लोग, राजा अशोका को देख लो, सिकंदर को देख लो, गांधी जी को देख लो। ऐसा नहीं है कि शुरू में तो सब बच्चे होते हैं, बच्चे से जवान होते हैं, जवानी सबकी फूटती है, जवानी आती नहीं है, जवानी फूटती है। और जब जवानी फूटती है तो फिर उस टाइम, जैसे कि अब हम पेरेंटिंग में पढ़ते हैं कि बच्चे के न्यूरॉन्स बड़े हाई आवेग में होते हैं, तभी वो इतनी तेज एक्टिवा चलाते हैं, इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं, और ये सब होता है। तो उस टाइम में बहुत सारे लोग कई तरह की गलत चीजें कर बैठते हैं, ड्यू टू अनअवेयरनेस हम कह सकते हैं। तो हो सकता है किसी किसी से ये घटनाएं हो गई हों, बट बाद में जब उनको इसकी नॉलेज होती है और वो कहते हैं कि नहीं ये तो गलत चीज थी, गलत चीज थी, और फिर वो उस चीज को छोड़ देते हैं और उसके लिए अफसोस भी करते हैं और अच्छे रास्ते पे आ जाते हैं। अच्छे रास्ते पे, अंगुली मार भी उंगली काटता था, फिर बुद्धम शरणम गच्छामी हो गया, राजा अशोक बुद्धम शरणम गच्छामी हो गया। ये सारे लोग अपने ने अपना अपना रास्ता बदला। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज वो बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए तो अब भाई इन्होंने तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का। हम उनका आज देखेंगे, हम उनका पास्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्ञान कभी भी आ सकता है, अवेयरनेस कभी भी आ सकती है, नॉलेज कभी भी आ सकती है। एक 90 साल के आदमी को भी पर्दापण हो सकता है, नॉलेज का, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फूट सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस 90 साल के आदमी ने जीवन भर तो लड़कियां पाटी और अब देखो राम नाम की माला पकड़ के बैठे। हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम खुद इतने फॉलन स्टेट के लोग हैं, तभी तो हम कलयुग में बैठे हुए हैं। नहीं तो सतयुग वाले हमें ऊपर कारण शरीर से नीचे ही ना भेजते, पर हम इतने चौधरी बन रहे हैं। अरे भैया, कलयुग में बैठे हैं, चौधरी तो हम हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। अगर हम चौधरी होते तो हम कारण शरीर लेकर ऊपर कारण जगत में बैठे होते, या हम सूक्ष्म जगत की टॉप अवस्था में बैठे होते हैं। हमें तो धरती पे भेजा गया है। फिर से सीखो लेसन, फिर से कर्म पूरे करो। इसका मतलब हम सब फॉलन स्टेट में हैं। हमें किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, किसी पे भी कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं, मुंह टेप लगा के हमने रखनी है। जिसका हमने प्रेजेंट देखना है बस, जज तो हमने किसी को भी नहीं करना। चाहे किसी का प्रेजेंट भी ठीक नहीं है इस टाइम, तो भी हमने किसी को जज नहीं करना, हमने अपने आप को जज करना है। मैं कहां पर इस टाइम सेल कर रहा हूं पानी के अंदर, जस्ट आई हैव टू सी माई सेल्फ, दैट्स ऑल। हमारे आगमन के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम लोग को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे थे। यह बरामदा उनके लेखन कक्ष के, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया ना। गांधी जी ने रोटियां, चुकंदर और नीम खाया, और उसके बाद इस छोटी सी घटना से गांधी जी की मन की इच्छाओं पे, इंद्रियों पे कैसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जो उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने बेहोशी की दवा भी नहीं ली, आराम से ऑपरेशन होता रहा और वो उस दर्द को सहते रहे। तो ये सारी छोटे छोटे एग्जाम्पल, उनका कपड़े ना पहनना पूरा, कि जब तक सब लोगों के पास वस्त्र नहीं होंगे। बस गांधी जी, अभी हम और पढ़ेंगे तुषार में। इफ वी कैन, टाइम है अपने ठीक है, पास, अगर हम कर हाँ सकते हैं। एक पेज और पढ़ लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि ना मुझे लगता है डिस्कशन चाहे कम रहे, टेकअप, एक तो आप अभी आगे थोड़ा अनअवेलेबल भी रहेंगे, तो जितना बुक हमारा कंप्लीट भी होता है, मुझे लगता है वी शुड गो अहेड एंड रीड रीड। मेरा ना पेट नहीं भरता खाली पड़ा के। चल, नेक्स्ट। ठीक है, ओके।
दोपहर में मुझे गांधी जी की विख्यात शिष्या मीराबेन से बातचीत करने का अवसर मिला। मीराबेन एक अंग्रेज नौसेना प्रमुख एडमिरल की पुत्री है, जिनका नाम आश्रम में आने से पहले मिस मैडेलिन स्लेड था। अपने दैनिक कार्यक्रम का विशुद्ध हिंदी में विवरण सुनाते हुए मजबूत सा लगता उनका शांत चेहरा उत्साह से खिल उठा। वही बात हो जाती है कि आप किनके सानिध्य में रहते हो, आपका संघा कैसा है, संघा मतलब आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके जीवन में जो आप उच्च शिखर को प्राप्त करते हो और जो निम्नता की तरफ जाते हो, ये सब आपकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। एक तो होता है कम्युनिटी जरूरी होती है, संघ जरूरी होता है। संघ हमें सिखाता है। हमें संघ कब नहीं चाहिए होता, जब हम आनंद की उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। फिर हम अकेले, फिर हम और हमारे परमात्मा होते हैं, फिर हमें दुनिया में कोई नहीं चाहिए होता। वही कारण जगत वाली और वही कारण शरीर वाली अवस्था होती है। फिर तो हम जोग में चले जाते हैं। फिर हम, जिसको हम कर्म योग भी कहते हैं, जिस कर्म योग, कर्म शाला, जो हम सब कर्म कर रहे हैं, कर्म योग, जब मैं और मेरे ईश्वर के बीच में कर्म होते हैं। फिर इधर उधर फालतू किसी के लिए कोई कर्म, इसको खुश कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, इसने आना है तो उसके लिए पकवान बना रहे हैं, ये इसने आना है तो उसके लिए मिठाइयां बना रहे हैं, इसकी सेवा में लगे हैं, इसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं। हम भी देते हैं, अभी भी देते हैं, हम भी अभी अभी हम भी सीख रहे हैं सब। ऐसा नहीं है कि हम इससे बाहर आ गए हैं, बट हम इसी का हिस्सा है, बट हम सीख रहे हैं। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, निरंतर लर्निंग चल रही है। और उनका चेहरा खिल उठा। ग्रामोद्धार का कार्य, बड़ा संतोष, ग्रामो उद्धार का कार्य, यानी कि गांव का उद्धार हो रहा है, कार्य बड़ा संतोषप्रद है, बहुत अच्छा है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे जितने भी विख्यात लोग मिलेंगे, इनका 3 बजे से लेके 5, 5:30 बजे तक जाने कैसा रिलेशन है। 3 से 5:30 बजे तक जितने लोगों ने जीवन में अद्भुत स्थान को प्राप्त किया है, वो 3 से 5 के बीच में ही अपनी आंख खोलते हैं। कितनी उच्च अवस्था के लोगों को देख लो, आपको ऊंचे स्थान पे जाने वाला कोई व्यक्ति 10 बजे 9 बजे उठता हुआ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उनके ऐसे पक्के नियम होंगे, और वो, उनको 10 साल पहले देख लो वैसे ही हैं, 10 साल बाद देख लो वैसे ही हैं, उसके 10 साल बाद देख लो वैसे ही हैं, यानी कि 30 साल से वो वैसे ही हैं। पर अंकल जी आप अभी भी सैर पे जाते हो। बोले बेटा, सैर क्यों छोड़नी है, ये तो लाइफ है, सैर क्यों छोड़नी है। यानी कि 30 साल, यानी कि उनके नियम पक्के हैं। ऐसा नहीं कि कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी उठे कभी नहीं उठे, ऐसा नहीं है। उनके नियम पक्के हैं। जो योगा कर रहा है, नियम पक्का है, कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं, 50 सालों से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अब किया तब छोड़ा, अब किया तब छोड़ा, उसमें किसी को कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और ये सारे लोग जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, सब सुबह उठते हैं। सुबह उठना आधी से ज्यादा दुनिया को मुश्किल लगता है। सुबह 2 तरह का सोना होता है, एक प्रकृति का सोना होता है और एक बिस्तर पे सोना होता है। अब कोई बिस्तर का सोना लूटता है, कोई प्रकृति का और हेल्थ का सोना लूटता है, तो है दोनों ही सोना, दोनों ही गोल्ड है। एक दल आसपास के ग्रामीणों की सेवा करने तथा उन्हें स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में साधारण बातों की जानकारी, जो नॉर्मल जनरल हाइजीन होता है, उसके बारे में सिखाना। हाथ हाथ धो के खाना खाना है, कपड़े धोने हैं, रोज नहाना है, नेल्स काटने हैं, बालों में कंघी करनी है, जनरल चीजें। हम लोग उनकी घास फूस की झोपड़ियां, शौचालय की सफाई करने का, देखो उनके शौचालय की सफाई करना। महात्मा गांधी, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था जब हम 10th क्लास में थे, और फिर बाद में पढ़ाया भी, कि वो अपने 10th में था या 8th में था, चैप्टर था कि महात्मा गांधी अपने, ये हमारे घर में आज भी ये बात होती है। और हमारे घर में इसीलिए मतलब जो हाउस हेल्प है वो सीट साफ नहीं करती, इसको कर्मा भी लिया जाता है कि हमें अपनी सीट किसी से साफ नहीं करवानी, हमारा गंदा है, हमें खुद ही साफ करना होता है। तो महात्मा गांधी अपनी टॉयलेट सीट साफ करने का काम किसी को नहीं देते थे, वो कहते थे मैं खुद करूंगा, ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने गंद के लिए किसी को, कोई हमारी टॉयलेट सीट में ब्रश मार रहा है, इससे मतलब गिरा हुआ मेरे जैसा इंसान कैसे हो। इस चीज को हमने बहुत ध्यान में रखा। हमारे घर में टॉयलेट सीट सब अपनी अपनी साफ करते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, अपना अपना ब्रश, अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी टॉयलेट, कोई किसी की टॉयलेट सीट साफ नहीं करता, सब अपनी अपनी साफ करते हैं, और ये नियम है। और हम किसी को भी नहीं देते साफ करने के लिए कि नहीं लगे हुए तो तुम कर दो। वॉशरूम साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, पर टॉयलेट सीट हमारी अपनी जिम्मेवारी है, विशेष ध्यान रख। और ये उनकी टॉयलेट सीट, उनको सिखाते हैं कि कैसे साफ करनी है, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जन
लोग ऐसे ही क्यों उन्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों नोटों पे आ गए? वो कुछ ऐसा बड़ा किया होगा ना, किसी के घरों में जाके टॉयलेट साफ करके दिखाए होंगे ना, लोगों ने बताया होगा ना, लोगों ने देखा होगा ना। कैमरे तो उस टाइम इतने नहीं थे, आंखों के कैमरे से तो लोगों को दिखता होगा ना कि सबसे निम्न स्तर पे चला जाता है आदमी जब किसी के घर की टॉयलेट सीट में वो ब्रश मारता है। सोचो उसने अपने अहंकार को कितना मार दिया होगा, कितना वो अंदर से नरम, कितना सरल, कितना विनम्र, और कितना इजी, और कितनी उसकी गांठें खुल गई होंगी। मतलब मैं तो चला ही गया होगा ना उसके अंदर से, कि अगर मुझे कोई कहे कि मैं जाके अपने मेरे साथ वाली फैमिली है, मुझे कोई अगर कहे कि तुम जाके उनके घर की टॉयलेट सीट साफ करो, तो क्या मैं कर पाऊंगी? इसके लिए मुझे खुद से सवाल करने होंगे। वैसे मैं कर दूंगी बड़ी इजीली, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी करने में। वैसे एक जनरल बात करें, एक जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए अगर ये सवाल किया जाए तो उसके माइंड में प्रश्न उठेगा ये कि कुछ और करवा लो टॉयलेट सिटी। हमें हमारी सामने किसी भाभी का फोन आता है, आज हमारी काम वाली नहीं आई है, आपकी अगर सुमन आ जाए तो मैं उन्हें बोलती हूँ बाई चांस कि सुमन चली गई है, तो फिर मैं उन्हें बोलती हूँ मैं आ जाऊँ आपके बर्तन, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं करा दूं तुम्हारे बर्तन। वो कहती है बहुत बर्तन इकट्ठा हो गया। तो मेरे अंदर सच में इच्छा होती है कि तुम अकेली करोगी, मैं आ जाऊं बर्तन कराने तुम्हारे घर, मतलब हम दो लोग मिल के करो। कहती है आई कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब ऐसा भाव उनके अंदर आता है। तो उन्होंने ये चीज की थी, ये कोई साधारण नहीं है और ये कोई छोटी चीज भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उदाहरण के बिना उन्हें हम शिक्षित नहीं कर सकते, पहले हम उन्हें साफ करके दिखाएंगे, फिर वो खुद साफ करेंगे। उच्च कुल की इस अंग्रेज महिला, वो महिला किसी छोटे परिवार से नहीं थी, उच्च कुल की इस अंग्रेज महिला ने भी अपने अहंकार को कितना मारा होगा। अहंकार बेचारा भी क्या, मतलब अहंकार का भी क्या भाग्य होता है कि वो मरने के लिए जन्म लेता है। किसी किसी की जब तक वो मरेगा नहीं तब तक इंसान अंदर से पैदा नहीं होगा। जिसके घर में अहंकार जिंदा है या जिसके शरीर में अहंकार जिंदा है, इसका मतलब वो मरण समान है। वो एक्चुअली में वो मरा हुआ है, सांस उसकी जरूर चल रही है, पर जिसने अपने अहंकार को मार लिया एक्चुअली में वो बर्थ लेता है, वो जिंदा होता है, उसका जन्म होता है, और वो कारण जगत की तरफ यात्रा करता है जो अपने अहंकार को जीते जी मार लेता है, जीते जी। अंग्रेज महिला को मैं आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, मतलब सम्मान आता है ना कि इतने बड़े परिवार की महिला और अंग्रेज महिला। अंग्रेज तो वैसे ही हाइजीन 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 का इतना शोर मचाते थे, सच्ची ईसाई विनम्रता हृदय में धारण किए मल सफाई का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जिसे केवल अस्पृश्य लोग ही क्या करते। उन्होंने बताया 1925 में वे भारत आई थी, इस देश में आकर ऐसा लगा कि वो अपने घर आ गई है। कोई उनकी पूर्व जन्म की कहानी होगी जरूर जो उनको ऐसा महसूस हुआ। अब वे अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में वो कभी नहीं लौटना चाहते, क्योंकि जब एक बार इंसान विनम्रता को छू लेता है ना, वो विनम्रता के प्रसाद को, उस आनंद को टच कर लेता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी होता है, जब वो उस प्रेम को पी लेता है ना, तो फिर उसको उसी में बहुत आनंद आने लगता है। फिर वहां से घर वापसी की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। घर वापसी मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक। फिर थोड़ी देर हमने अमेरिका के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा भारत आने वाले अनेक अमेरिकी लोगों की आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर, क्योंकि अध्यात्म सिर्फ भारत में ही ज्यादा है। 99% तो भारत में है, कुछ परसेंट बाहर भी है। आनंद और आश्चर्य होता है, मीरा बहन के हाथ शीघ्र ही चरखा चलाने में व्यस्त हो गए। देखो चरखा चला रही है वो, महात्मा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप चरखा भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया। हाँ, अभी इतना ही करेंगे, 56 हो गए। और गांधी जी के लिए अभी मैं क्या पढ़कर आई बुक में, गांधी जी के जीवन में जो राजनीति थी। गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये वो गाया करते थे और ये भजन गाते थे वो। और वो शाम को संध्या आरती जरूर करते थे। वो भीतर से बहुत आध्यात्मिक थे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही अस्पृश्य व्यक्ति के साथ प्रेम दिखा सकता है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है और भौतिक है, वो उसके मन में इनके लिए उस तरह का प्रेम आ ही नहीं सकता। हमने देखा है बचपन में, इनके कप अलग होते हैं, इनके गिलास और प्लेट अलग होती हैं। कुछ लोग जो विनम्र हृदय से थोड़े विनम्र होते थे, वो इन्हें भोजन भी कराते थे। बहुत सारी फैमिलीज में इन्हें भोजन कराया जाता था, अच्छा समझा जाता था भोजन कराना। बट इनके बर्तन अलग रखे जाते, जो हमें बचपन में कभी समझ नहीं आता था। और वो बर्तन भी ऐसे कोई बहुत बढ़िया स्टेट के बर्तन नहीं होते थे। वो बर्तन जिस कप में कोई किनारी सी आ गई हो, जिस कप का कोई कोना सा टूट गया हो, जिस प्लेट में कोई डेंट सा पड़ गया हो,
क्या उनके भाग्य में ये था? एक घर में नहीं, हमने बहुत घरों में ये चीज, और वो भी बड़ी प्रसन्नता से उन बर्तनों में भोजन किया करते थे। उनके चेहरों पे कभी शिकन नहीं देखी हमने, उनके चेहरों पे हमने आदर ही देखा। अभी कल गली में तीन बच्चे जो गली का काम करने के लिए आए थे, उन तीन बच्चों ने कहा चाय चाहिए, उनको चाय दी। तो जब उन्होंने चाय पी तो वो चाय के कप लेकर वो जमीन पे बैठ गए, बाहर ही सड़क के साइड में वो जमीन पे बैठ गए। उनके भी कहीं डीएनए में या उनके भी कहीं उसके अंदर वो चीज अंदर, मैंने बोला तुम जमीन पे क्यों बैठे हुए हो? सड़क पे साइड में जमीन पे बैठ गए। मैं कहा तुम जमीन पे क्यों बैठे हो? बोले नहीं आंटी जी हम यहीं ठीक है। फिर मैं बोला नहीं, यहाँ थड़े के ऊपर बैठो, ये बना तो हुआ है बैठने की तो जगह है। फिर वो तीनों उठ के वहां से उठ के वहां पर, उनके भी अंदर कहीं सीपिंग है ये चीज। और गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया उनको उस चीज से बाहर निकालने का, जो और हमने बचपन में ये चीज देखी थी। फिर अब जब हम बड़े हुए, फिर धीरे धीरे हम नॉलेज में आए, हमने पढ़ाई लिखाई करी, और फिर हमने उनके धीरे धीरे बर्तन चेंज करे। हमने इस तरह की कोई अलगाव वाली चीज नहीं रखी। अब तो खैर पेपर कप और बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी हो गई है, तब नहीं होती थी। तो अब लोग जो एजुकेटेड हो गए हैं, जिनको समझ में आ गई है, उनको समझ आ गई है, वो लोग अब इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं। उनके कप भी नए होते हैं, उनके बर्तन भी अच्छे होते हैं। बाहर पड़े होते हैं या खिड़की में होते हैं, विंडो में होते हैं, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। वो धो के उनको ले आते हैं और अपना भोजन उसमें करते हैं, तो दैट इज फाइन। बट इस चीज को हम सब ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरह की चीज की जाती थी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता था। बट अब लोग पढ़ लिख गए हैं, अब तो आईएएस ऑफिसर हैं वो, और बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं। तो जो गांधी जी थे, राजनीतिज्ञ होना उनके जीवन की एक विडंबना थी। उनकी प्रकृति में राजनीतिज्ञ जैसा कुछ नहीं था ऐसे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं राजनीतिज्ञ बनकर और मैं कहीं कुछ ले जाऊं अपने साथ इकट्ठा करके, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, बट राजनीति में आना उनकी एक विडंबना थी। उनको उनके मृत्यु से 2 महीने पहले उनको एक पत्र लिखा गया था। उस व्यक्ति ने पत्र में उन्हें लिखा था कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप जैसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की चरम शिखर पर जाने के लिए और उसे अनुभव करने के लिए इस दुनिया में आया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। आप इस राजनीति से बाहर आ जाओ। अगर आप राजनीति से बाहर नहीं आए तो हो सकता है आपकी मृत्यु अच्छे तरीके से ना हो, विचित्र तरह से आपकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पचड़ों में उनके हाथ थे। और वो सत्याग्रह वाला करना, और कुछ ये था, पाकिस्तान को 44 करोड़ रुपए देने की उन्होंने मांग की थी, जिसके लिए फिर उन्होंने व्रत भी रखा था। और फिर इस बात से पहले तो लोग नाराज हो गए थे। फिर उन्होंने व्रत रख लिया, फिर उन्होंने अनशन कर लिया कि नहीं वो भोजन करेंगे ही नहीं। फिर लोगों को लगा कि आए कहीं कुछ हो ही ना जाए इनको, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था देश के लिए। फिर लोग उनके साथ हो गए और फिर पाकिस्तान को 44 करोड़ या 40 करोड़ रुपया दिया गया था, गांधी जी के अनशन करने की वजह से। उसके बाद गांधी जी ने शाम को भोजन किया था, और भोजन करके वो संध्या आरती के लिए जा रहे थे, और उनको गोलियां दाग दी गई थी और उनके मुंह से हे राम निकला था। तो वो पत्र जो 2 महीने पहले उन्हें लिखा गया था, जिस पत्र में कहा गया था कि अगर आप राजनीति से बाहर नहीं आएंगे, आप आध्यात्मिकता में आ जाइए, और यही आपके लिए बना हुआ है और आप इसके योग्य हैं, नहीं तो आपकी मृत्यु पे कुछ मतलब विचित्र तरह से हो सकता। तो वैसा ही हुआ। वो पत्र कभी गांधी जी ने पढ़ा नहीं, ना उन्होंने कभी खोला, ना वो व्यक्ति जो उन्हें पत्र लिखते थे। गांधी जी इतने व्यस्त थे कि वो हर आइया को, पूरा देश उन्हें पत्र लिखता था, पूरा देश पत्र लिखता था। तो आइया माइया पत्र तो वो खोल भी नहीं पाते थे। कभी वो उनके सचिव से बात करते थे गांधी जी के, तो सचिव कहता था वो बड़े व्यस्त हैं, उनके पास ये सब पत्र वत्र पढ़ने का टाइम नहीं है। कोई जरूरी पॉलिटिशियंस के बड़ों के पत्र होते हैं तब वो पढ़ लेते हैं, बट ऐसे हराम पत्र को खोलेंगे तो फिर तो वो देश के लिए क्या ही करेंगे। तो इसलिए वो पत्र उन्होंने, उससे पहले भी उन्हें 3-4 पत्र लिखे थे, जिसमें आध्यात्मिकता में आने का इनविटेशन दिया था कि आप आ जाइए और राजनीति को छोड़ दीजिए। ना वो पहले पत्र उन तक पहुंच पाए, ना वो अंतिम पत्र उन तक पहुंच पाए, और 2 महीने के बाद वही हुआ उनके साथ, वो विचित्र घटना हो गई। तो ऐसा गांधी जी का स्वरूप था। वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे थे, प्रभु के प्रिय थे, पतित पावन राजा राम। वो भजन गाते थे और ईश्वर के साथ संलग्न थे, विनम्र थे, और बहुत ईश्वरीय तत्व उनके भीतर देखे जाते। बस ये यही मैं बताना चाहती थी। थैंक यू सो मच। Thank you, Monica ji. So, Naina, can you please take over? I'm little stuck up.
Yeah, why not? So very beautiful explanation about गांधी जी, मोनिका जी। आपने ये कहाँ इनके बारे में पढ़ा? आप कह रहे थे कि you just read it somewhere? या ये प्रभुपाद जी की बुक है, अच्छा। जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। उस बुक में प्रभुपाद जी की पूरी जीवनी है। हम्म। वो उनकी लाइफ के ऊपर एक गोस्वामी हैं, उन्होंने लिखा था उनकी पूरी जीवनी के ऊपर कि कैसे उनकी जीवन यात्रा चली थी, क्योंकि वो उनके बारे में जानते थे। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा, तो उसमें पूरा गांधी जी का पूरा डिटेल में एक व्याख्यान है कि गांधी जी का क्या रोल रहा उन दिनों में, स्वतंत्रता के दिनों में। और हम्म। बहुत बार प्रभुपाद जी को ये लगता था कि गांधी जी को राजनीति से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं और उनकी सोल बहुत हाईएस्ट एनर्जी वाली सोल थी। बट वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उन तक पहुंचना आसान नहीं था। ही वॉज नॉट ए कॉमन मैन कि कोई भी उठ के गांधी जी से मिल ले, ऐसा नहीं था। बड़ी कोशिशें रही, बट मुलाकात नहीं हो पाई, बस पत्रों का आदान प्रदान रहा, और उसमें वो चीज जो हम्म। थी वो नहीं हो पाई। अभी उनके बारे में हमारे जो अरहाटिक की बुक पढ़ते हैं, तो वो उसमें भी थोड़ा सा जिक्र वो कर रहे थे महात्मा गांधी जी के बारे में कि मतलब उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए ही स्लेप्ट विद अ गर्ल हम्म, जस्ट टू चेक हिज ब्रह्मचर्य। ये हम्म, उनके बारे में वो बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के स्वामित्व के साथ मतलब वो रहते थे। और उन्होंने अपनी टेस्टिंग के लिए जब वो गर्ल के साथ सोए भी विद दैट इंटेंशन टू चेक कि भाई मेरा जो है वेयर डू आई स्टैंड एक्चुअली, ही वाज सो firm and bold enough in order to like take these kind of decision and then declaring it on social media platforms or in certain books. तो वो कह रहे थे कि उन्होंने किसी बुक में पढ़ा, I forgot the book name, but she was referring it to some book, कि उन्होंने वहाँ इसके इनके बारे में पढ़ा और वो शेयर कर रहे थे उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो आई थिंक हम जितना इन दिग्गज व्यक्तियों को जानते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत बहुत कुछ है। सारी चीजें, हाँ मतलब उनके बियॉन्ड भी हमें हम तक वही चीजें पहुंची हैं जो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक कॉमन चीजें हैं। लेकिन जब आप उनके अंदर घुसते हैं या अंदर मतलब उनके व्यक्तित्व को और भी खंगालने की और जानने की कोशिश करते हैं, सो देर आर many things which we get to know about their personalities. It is not very easy to मतलब go into that journey. भी आई थिंक जितनी भी हम इवन परमहंस योगानंदा जी के जर्नी को भी अगर हम देख रहे हैं तो मतलब कितने अप्स एंड डाउन्स के साथ उनका जो हम्म, जीवन है वो जा रहा है, बट ही इज वेरी फर्म। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी आ जाना ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि क्लैरिटी आ जाना कि व्हाट एग्जैक्टली वेयर वी आर हियर फॉर, क्यों आए हैं हम इस दुनिया में, और अपना अपना जो टारगेट है, अपना अपना जो मिशन है, अपना अपना जो आई थिंक सोल गोल है। सबसे हम्म, पहला तो जो समझ में आता है कि अपनी सोल के साथ ही जुड़ना। और जब वो परमात्मा के साथ हम जुड़ने के बारे में सोचते हैं, तो जैसे कहते हैं कि आपने दिल्ली जाना है तो रास्ते में पानीपत आएगा तो सोल के साथ भी जुड़ ही जाएंगे। तो आई थिंक हम्म, इट्स लाइक दैट कि वो जितने छोटे छोटे स्टेशन हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक हाँ ये मैंने परमहंस योगानंदा जी के यहाँ जो रांची में सेंटर है, तो मैंने उनको कॉल किया था। और कॉल करके मैंने ये प्रश्न उनसे किया था, मतलब आपके पास जो भी प्रश्न होते हैं आप उनको पर्सनल लेवल पे कॉल कर सकते हैं। और वो पर्सनल लेवल पर इफ यू आर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट जो उनकी मतलब योगदा सत्संग सोसाइटी के साथ मिशन के साथ आप जुड़े हैं, तो वो कोई भी आचार्य जी आपको असाइन कर देते हैं एंड आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो वन ऑफ द डाउट आई वाज डिस्कसिंग विद तुषार एज वेल फ्यू डेज अगो कि मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ हायर सोल के साथ कनेक्ट होने की बात की जाती है और कुछ संस्थाओं में परमात्मा के साथ जुड़ने की बात की जाती है। तो अभी तो थोड़ा सा मतलब उसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि हमें मतलब जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं तो हायर सोल के बारे में सोचना है या हमें परमात्मा के बारे में सोचना है। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को आंसर मुझे किया। तो ये उन्होंने ही मुझे बताया कि जब आप मतलब दिल्ली जाने की बात करते हैं तो जो आपके छोटे छोटे स्टेशन है वो कवर हो जाते हैं। तो हायर सोल जो हमारी खुद की सोल है, मतलब वो खुद के साथ कनेक्शन अपने आप ही स्टेब्लिश हो जाता है जब आप परमात्मा के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए गुहार लगाते हैं।
So it's a very very beautiful journey though. बहुत और सुंदर। बहुत अगर आपकी आज्ञा हो सुनैना मैम तो एक भजन सुना दो छोटा सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। छोटा सा कह रही हूँ, बस थोड़ा बड़ा सा है। जी जी छोटा सा ओवर टू बोली यू तो प्लीज। एंट्री मिलेगी, नहीं तो ओवर टू आपका यू। बड़ा सा नहीं नहीं सुना। नहीं छोटा सा ओवर टू सुना। यू एंड फिर मीटिंग को क्लोज भी आप ही कर दीजिएगा। नॉट एन इशू प्लीज गो अहेड। ठीक है, थैंक प्लीज। यू। सबने ये भजन सुना होगा। इसका जो मुखड़ा है वो एक फेमस भजन है उसका है, उसके बाद सब कुछ अलग है। मुखड़े की भी कुछ पंक्तियां अलग हैं, कुछ सेम है। जगन्नाथ जीवन मेरा तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जीवन मेरा तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जीवन के पैरों में देखो कितने हैं छाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बरसों बाद आई है रुत कितनी सुहानी, सुनते आए बचपन से तेरी कहानी। आंखों में मिलने के सपने हैं पाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दिखता तू ही अब तो डाले जिधर भी नजर, तेरी आशिकी ने किया मुझ पे क्या असर। आजा मिलने मुझसे या फिर मुझे बुला ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बैठा हूं मैं कब से दिल की राहें सजाए, जाने कौन घड़ी मुझसे मिलने तू आए। भर ले मुझको बाहों में और गले लगा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जीवन पथ पे नैया मेरी डोल रही है, बुद्धि होश ज्ञान के पट खोल रही है। थोड़ा सा दिल हो कन्हैया हमसे लगा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आंखों में तस्वीर तेरी ऐसी बसी है, जादू से भरी हुई ये तेरी हंसी है। रूप ने तेरे मुझ पे ऐसे डोरे हैं डाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जिंदगी के रास्तों में भीड़ बड़ी है, मोह माया रास्ता मेरा रोक के खड़ी है। नाम तेरा ही है जो हर विपदा को टाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और लास्ट में है, तेरे साथ आ रहा है जीने का मजा, चढ़ा तेरे नाम का है हर घड़ी नशा। मीरा जैसे मुझको भी दिल में बिठा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कहते हैं कलयुग को संत दुखा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि बोल। बहुत बढ़िया वंडरफुल मोनिका जी। बहुत ही हार्टफेल्ट और बहुत ही शिद्दत और दिल के साथ लिखा बहुत गया बढ़िया और मोनिका जी। उसको उतने ही शब्दों में और उतनी ही प्रकाष्ठा के साथ आपने गाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। वी आर प्राउड ऑफ यू वट एवर यू आर डूइंग। मोनिका, लवली लवली। जूम मीटिंग के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, तू न संभाले तो इसे कौन संभाले। जब से मिला, बिल्कुल सही मोनिका जब जी। से मिला तू अति मोड़ा सुंदर, जीवन में। अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और अभिव्यक्ति का जो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने की। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए अब क्लोज करें क्लास। जी संगीता जी आप करेंगे? प्रेयर नहीं करते हो अब आप? हाँ जी, प्रेयर करेंगे। संगीता जी आप प्रेयर करेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू मोनिका जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा माँ कश्चित् कश्चित् सर्वे दुःखभाग् भवेत्। भाग् ओम भवेत्। ॐ शांति ओम शान्ति शांति 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 शान्ति शांति शांति। शान्ति। ओम। शांति।
थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you. थैंक यू शीतल जी Thank चली you. गई लगता है। Thank you, everyone. Thank you. थैंक Thank यू, you. मेरा भी थैंक यू सबको। थैंक यू शीतल जी का भी थैंक थैंक यू यू, सबको गुड नाइट। ब्यूटीफुल भजन मोनिका जी। थैंक Thank यू। you. Thank you, everyone. Yeah. बाय Good night. एवरीवन। Yeah. Good night. Tushar, you can end up the meeting if you are there. हाँ सबको एवरीवन गुड नाइट। Good बहुत night, बहुत everyone. बढ़िया।